नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज हम शुरुआत करते हैं जो नदी तंत्र चल रहा था यानी सिंधु रिवर सिस्टम, उसके बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट और दिलचस्प। देखिए, एग्जाम में सीधे सीधे अगर नदी तंत्र के बारे में कुछ पूछ लिया जाता है तो सिंधु रिवर सिस्टम से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं या उठने की प्रबल संभावना है जो आयोग सीधा सीधा पूछ लेता है। तो इस वीडियो में पहले तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो पूरा सिंधु रिवर सिस्टम हम लोगों ने मैप के द्वारा कंफर्म कर लिया था, पूरा क्लियर कर लिया था। अब उसकी कुछ नदियां हैं, 5 नदियां हैं, तो उनको हम क्लियर कर लेते हैं एक बार। तो देख लेते हैं, सबसे पहला इस सिस्टम में आएगी हमारी झेलम नदी। यह पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली यानी बैरीनाग झील के निकट, कहां से? शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से निकलती है और कहां मिल जाती है? वुलर झील में मिल जाती है। अब इसके बाद ये कहां से कहां तक जाती है देखते हैं। तो ये मुजफ्फराबाद से मंगला तक अगर जाए, मुजफ्फराबाद से मंगला तक अगर ये बॉर्डर यानी समानांतर चलती है भारत और पाकिस्तान की। मुजफ्फराबाद कहाँ है? पाकिस्तान में। और मंगला कहाँ है? भारत में, जम्मू एंड कश्मीर वाले इलाके में। तो भारत पाक सीमा के समांतर चलती है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर देखें कश्मीर घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी कैसी है? नौगागम में, यानी इसमें नौगागम में ये इसमें हम लोग नाव चला सकते हैं। ये सवाल पूछ लिया था यूपीपीएससी ने शायद 2003 या 2004 में कि कश्मीर में सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी नौगागम में है या जिसमें नौका चलाई जा सकती है? तो वो झेलम नदी है। कहाँ तक? कहाँ से? अनंतनाग से बारामूला तक ये चला सकते हैं हम लोग। आगे बात कर लेते हैं। तो झेलम नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। तो चिलाम नदी की सहायक नदी है झेलम नदी, उसमें मिल जाती है। हम लोगों ने मैप के द्वारा एक क्लियर किया था। आगे बात करते हैं। अतः ये चिनाब की भी क्या हो गई? सहायक नदी हो गई। जब इसमें नदी में मिल जाती तो चिनाब की भी सहायक नदी हो गई। आगे डिस्कशन कर लेते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदी क्या कौन कौन सी है सिंधु में जो आकर मिल जाती हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी जैसे कुर्रम हो गई, तीजी हो गई, गोमल, ये कहां से मिलती हैं? उसमें ये दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं इसकी। और ये वाली झेलम जो है कौन सी है? बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। तो दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? कुर्रम, तीजी, गोमल, झोब और कंदर। ये कहां से निकलती है? ये सुलेमान पर्वत से निकलती है दोस्तों। ये सवाल पूछा गया है। ये सवाल मेरे ख्याल है सीडीएस एग्जाम में पूछा गया था या फिर हाँ सीडीएस एग्जाम में पूछा गया था। ईयर तो मेरे याद नहीं है, लेकिन ये कहां से निकलती हैं? तो ये सुलेमान पर्वत की श्रेणी से, पाकिस्तान में से निकलती हैं। और चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहां से है? बाड़ालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश से ये निकलती हैं। तो हमारी 2 नदियां लगभग क्लियर हो गई हैं, एक तो हिमाचल, एक तो झेलम और दूसरी चिनाब नदी। चिनाब नदी के बारे में और देख लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये आता है हमारा कि चिनाब सिंधु की विशालतम सहायक नदी है, जो कि कहां से? जो कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी कहलाती है, क्योंकि ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, चंद्र और भागा। जब ये चंद्र और भागा नाम से 2 हिस्सों में बढ़ जाती है तो अब इसको चंद्रभागा नाम से कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं रावी नदी की। जो मेन टॉपिक है दोस्तों, मैं सिर्फ वही करा रहा हूं आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाते हैं। इसके अलावा मुझे जरूरत नहीं है आप लोगों को पीएचडी कराने की, तो ताकि मैं पूरा रावी नदी के बारे में आपको बताऊं, चिनाब नदी के बारे में आपको बताऊं। नहीं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है ना, एग्जाम आयोग जिनको पूछने की प्रबल संभावना रहती है उनको ही मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो आप ध्यान से देखिएगा जरा। तो रावी नदी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। रावी का उद्गम स्थल कहां से है? कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे के समीप है। रोहतांग दर्रा जो है उसके समीप से रावी नदी निकलती है। इसी के निकट में एक जगह है ब्यासकुंड। ब्यासकुंड से कौन सी नदी निकलती है? ब्यास नदी निकलती है अपनी, ठीक है जी। ब्यासकुंड में इसी के बराबर में कांगड़ा जिले में ही अगर देखा जाए कुंड पड़ता है हमारा ब्यासकुंड, वहीं से कौन सी नदी निकल रही है? हमारी ब्यास नदी निकलती है। इसी नदी को कुल्लू घाटी में, बहुत अच्छे नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब बताइए कमेंट करके किस नाम से जाना जाता है? इसी नदी को कुल्लू घाटी में, इसी को घाटी में कुल्लू घाटी नदी भी कहते हैं।
ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं यहां पर, आगे बात कर लेते हैं इससे कि ब्यास सतलुज की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? मैंने मैप बनाया था कि सतलुज अगर ऐसे आ रही है तो ब्यास उसमें आकर मिल जाती है। तो ब्यास कहाँ मिलती है? कपूरथला के निकट हरि के बैराज, हरि के स्थान पर मिल जाती है। आगे बात कर लेते हैं सतलज नदी की। सतलज नदी तो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तो सतलज नदी के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील के समीप स्थित एक ताल और भी है, एक झील और भी है बहुत बड़ी, जिसका नाम है राकसताल। राकसताल से निकलती है और ये एक पूर्ववर्ती नदी है। ये तो सबको ही पता है कि पूर्ववर्ती नदी क्या होती है, और ये बात मैं कई बार दोहरा चुका हूं कि इस वीडियो में और इससे पहले वाली वीडियो में भी, कि पूर्ववर्ती नदी क्या है इसके बारे में मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। जो कि एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को काटकर, और जब हिमालय को काटकर आएगी ये तो क्या बनाएगी? गॉर्ज बनाएगी। तो हिमालय को काटकर और शिपकला दर्रे के पास से क्या बनाएगी? हिमाचल प्रदेश में एंट्री मारेगी वहां से। और इसकी मुख्य सहायक नदी है जो कि भाखड़ा नागल बांध, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि भाखड़ा नागल बांध बेसिकली इसी नदी के ऊपर बनाया गया है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है, और अगर नागल बांध की मैं बात करता हूं तो ये पंजाब में पड़ता है। दोनों के बीच में, भाखड़ा और नागल बांध के बीच में करीबन 10 से 12 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ता है। दो बांध अलग अलग जगह पर इसलिए बनाए गए हैं ताकि अगर एक पानी को पूरी तरह से कंट्रोल ना कर पाए तो दूसरा उसको, पानी के फ्लो को कंट्रोल कर पाए, पानी को नियंत्रित कर सके। तो दो बांध बनाने का उद्देश्य भारत सरकार का ये रहा था। और यही स्टार्टिंग के दौर पर जब भाखड़ा नागल बांध की बनाया गया था तो ये लाइफलाइन का काम करते थे पंजाब के लिए। ठीक है जी, पंजाब और हिमाचल और उत्तराखंड के लोगों के लिए। खैर आगे की बात करते हैं। तो प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध कहां पर है? इसी नदी पर बनाया गया है। ठीक है जी। और ब्यास नदी तो हम जानती हैं कहां पर, हरि के बैराज के निकट सतलज में मिल जाती है, तो ये बात हम लोग जानते ही हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य से 4-5 नदियों के बारे में पढ़ लिया है। 5 नदियों के बारे में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो हम लोगों के जो मुख्य एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टॉपिक है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। मैं अब आपके सामने एक चार्ट बना देता हूं। उस चार्ट के अकॉर्डिंग कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, उसका उद्गम स्थल क्या है, उसकी लंबाई, दूरी, सारा उस चार्ट से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो उसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम लोग जिक्र कर रहे थे, मैंने एक डाटा तैयार किया था जो सिंधु रिवर सिस्टम को कंप्लीटली क्या करता है, बना देता है या बता देता है कि कौन सी नदी कहाँ से मिलती है। हमने कंक्रीट लेवल पर इसको बना दिया है। तो एक डाटा बन गया हमारे पास ये, और एक चार्ट पूरी तरह से जो तैयार है उसमें मैंने इस सिस्टम को लिखने की पूरी कोशिश की। जो इससे चीज़ें मुझे नहीं लगता इससे कोई चीज़ें छूट गई होंगी। एक तो नदी लिखी है मैंने इसमें, दूसरी तरफ मैंने इसका उद्गम स्थल लिखा है, लंबाई किलोमीटर्स में लिखी है, संगम मुहाना कहाँ पर जाकर वो मिल जाती हैं या किस नदी में जाकर मिल जाती हैं, इसके अलावा उसकी सहायक नदियाँ। तो ये हमारा एक कंप्लीट डाटा हो गया है जिसके मद्देनज़र हम सारी चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो हम लोगों ने सिंधु रिवर सिस्टम को पढ़ा है उसके बारे में यहाँ पर सारी डिटेल आ गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर से इसकी। तो पहली नदी हमारी सिंधु ही देख लेते हैं। कहां से? मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों। और उसकी कुल लंबाई अगर देखी जाए, पूरी नदी का सिस्टम अगर देखा जाए तो वो 3180 किलोमीटर है। पूरी नदी का सिस्टम 3180 किलोमीटर है। लेकिन अगर भारत में देखा जाए, भारत में इसकी लंबाई कितनी आती है, तो ये है 114 किलोमीटर। 1114 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है। अब बात कर लेते हैं भारत में 1114 किलोमीटर। संगम का जो मुहाना है, यानी जहां पर ये मिल जाती है, तो ये कहां पर मिलती है? अरब सागर में मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियों के बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं जिक्र करते हैं। पहला है शोक, सिगार भी लिख लेते हैं कई बार, गिलगिट, सतलुज, चिनाब, रावी, झेलम, द्रास, गोमल, कुर्रम, काबुल और ब्यास। ये मुख्यतः इसकी नदियां हैं। 13-14 नदियां इसकी मुख्यतः हैं, तो वो सारी मैंने यहां पर लिख दी हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इसकी और मुख्य नदियों की। सतलज रिवर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सतलज नदी के बारे में जो डिस्कशन करते हैं वो कहां से निकलती है?
राकसताल से निकलती है, किसके पास है, मानसरोवर झील के नजदीक है। तो आप इसको भी देखिएगा एक बार जरा, मानसरोवर झील के बिल्कुल निकट या बिल्कुल नजदीक में है कौन सी, राकसताल, तिब्बत के प्लेट्यू के बिल्कुल बराबर में। खैर बात करते हैं इसकी लंबाई के बारे में। तो ये 1500 किलोमीटर टोटल लेंथ इसकी देखते हैं तो वो 1500 किलोमीटर। भारत में 1050, भारत में 1050। चिनाब नदी में जाकर ये सतलुज नदी मिल जाती है, चिनाब नदी में जाकर ये मिल जाती है। अभी मैंने जब मैप बनाया था तो मैप के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि कौन सी नदी किस में जाकर मिलती है। तो आगे बात कर लेते हैं, इसकी सहायक नदी होगी। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, एक तो ब्यास इसकी मुख्य नदी है, दूसरी इसकी मुख्य नदी है स्पीति जो इसमें आकर मिल जाती है, और एक बसपा। ये बहरहाल ये छोटी नदियां हैं जो इसमें आकर मिल जाती हैं। आगे बात कर लेते हैं चिनाब की। चिनाब, चंद्र व भागा नाम से दो मुख्य धाराएं हैं जो हिमाचल प्रदेश में आकर मिल जाती हैं। चंद्र व भागा के नाम से, ये मैंने अभी भी बताया था आपको, चंद्र व भागा के नाम की दो मुख्य नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश में आकर मिल जाती हैं। चिनाब नदी जो बहुत बड़ी नदी है, बहुत ज्यादा पानी अपने साथ कैरी कर कर चलती है। लंबाई देख लेते हैं इसकी, कुल मिलाकर 1180 किलोमीटर की इसकी कुल मिलाकर लंबाई है। ठीक है दोस्तों, 1180 किलोमीटर की लंबाई है। और इसकी संगम मुहाना किस में जाकर मिल जाता है, सतलज नदी में जाकर मिल जाता है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, झेलम है, रावी है, तवी है। तवी तो खैर छोटी नदी है, झेलम और रावी नदियां इसकी मुख्य नदियों में आती हैं। इसके अलावे हम बात कर लेते हैं रावी नदियों की। ये हमारी 3 नदियां मुख्य हो गई हैं, 3 नदियां मुख्य हो गई हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं चौथी नदी की जो सिंधु रिवर सिस्टम में बहुत अहम रोल निभाती है। तो रावी नदी की खास बात क्या है कि कहाँ से निकलती है, ये भारत में कहाँ से आती है, रोहतांग दर्रे से या कांगड़ा जिले से भारत में आती है, वहीं से डेवलप होती है। लंबाई देख लेते हैं, ज्यादा लंबाई नहीं है इसकी, मर्ज हो जाती है चिनाब नदी में, ज्यादा लंबाई नहीं है, 725 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ठीक है साहब, इसकी कोई भी सहायक नदी नहीं है, और है तो वो शायद इतनी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात कर लेते हैं साहब। तो आगे आती है हमारी 5वीं नदी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यास नदी। और ये कहां से निकलती है, ये भी अपने रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। लंबाई कितनी है, 470। और अच्छा आप देखें तो सीक्वेंस वाइज इनकी लंबाई धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो सबसे छोटी नदी इसमें ब्यास नदी है। ब्यास नदी किस में मिल जाती है, सतलज नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, एकदम से सतलज नदी में मिल जाती है ये। तो इसकी जब एकदम से मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है इसकी लंबाई भी कम हो जाएगी, ज्यादा फैलाव नहीं है, ज्यादा क्षेत्र नहीं है इसका, ज्यादा क्षेत्र में डेवलप नहीं है, तो सतलज नदी में जाके मर्ज हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, पार्वती है, हुरला है, तीर्थन है। इसमें भी दो तीन छोटी छोटी नदियां हैं, पार्वती, हुरला और तीर्थन नदियां, जो कि बहुत रेस्पेक्टेड है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, बहुत मान्यता है इनके बारे में कुछ। आगे 5 नदी हम लोग कवर कर चुके हैं, हम लोग छठी नदी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है झेलम। झेलम नदी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है और बहुत ज्यादा मान्यता है इसकी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है जी, कहां से, शेषनाग झील से, शेषनाग झील से निकलती है, पीर पंजाल की श्रेणी में आती है, पीर पंजाल रेंज में आती है ये। और इसकी लंबाई जो है वो लगभग हमारी रावी नदी के लगभग इसकी लंबाई है, रावी की नदी के लगभग इसकी लंबाई है, वो 725 है, ये 724 है, लगभग दोनों की लंबाई सेम ही है भारत में। किससे जाकर मिल जाती है, चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है, चिनाब नदी में जाकर अपना पानी उड़ेल देती है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदी कौन सी है साहब, इसकी सहायक नदी है आकाशगंगा। तो आकाशगंगा इकलौती मुख्य नदी है जो इसकी सहायक नदी है, जिसके बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई सवाल नहीं बनता है, बहुत कम सवाल बनते हैं, ना के बराबर ही। सिंधु से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, सतलज से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, चिनाब, रावी, ब्यास, यहां से सबसे ज्यादा सवाल उठ जाते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है इसकी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, इनके उद्गम स्थल से मिल जाती हैं। तो उद्गम स्थल इनके बाईं ओर से मिलने वाली, इनके दाईं ओर से मिलने वाली। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, इनके नोट्स बना लें। ये जो सिस्टम मैंने बनाया है बिल्कुल एकदम क्रिस्प और कॉन्क्रीट, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है बिल्कुल इसको आप इस डाटा के अकॉर्डिंग आप तैयार करें।
तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा पूरा डाटा, हमारे रिवर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसके अलावा हमारा पूरा रिवर सिस्टम जो है, सिंधु रिवर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बताता हूं। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही है आपके लिए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली शेयर करना और लाइक भी जरूर करना, लाइक का बटन जरूर दबा के जाएं। धन्यवाद। और कोई भी अगर ऐसी कोई बात है जिसमें आप लोग सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर, नीचे की तरफ कमेंट सेक्शन में जरूर आप हमें अपने विचार से व्यक्त कराएं। धन्यवाद। जय हिंद।